Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। ये क्लास है और इसमें हम लोग दो पेपर कर रहे हैं। एक तो पेपर 1 की क्लास कर रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड हमने खत्म किया था। अब हम रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास कर रहे हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड की ये 4th क्लास है। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने रिसर्च के मेथड्स के बारे में जाना था, रिसर्च के टाइप्स के बारे में जाना था, राइट, उसकी मीनिंग्स और डेफिनेशंस के बारे में जाना था। इसमें हम क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च को जानेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया जो हैं वो जरूरी हैं। एक्चुअली में क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हुए क्लास की जो वो शुरुआत करेंगे। वैसे जो आप छोटी छोटी कुछ चीजें शुरुआत में समझ लीजिए कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, बेसिकली बड़ी टर्म्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च की बात करेंगे और क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च जो है वो होने चाहिए। अगर बिग क्राइटेरियाज देखोगे तो आप गुड रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक, आपकी रिसर्च जो है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। किस तरह होगी उसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू टॉक गुड रिसर्च इज ए लॉजिकल। देन गुड रिसर्च इज एम्पेरिकल होनी चाहिए आपकी रिसर्च, और रेप्लीकेबल भी आपकी रिसर्च जो है वो होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों के ही बारे में बात करेंगे क्योंकि हम बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट द क्राइटेरिया इज। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड what the criteria, because if we don't know about the criteria we will not be able to grab the real meaning of criteria of the research, right? So let's know about it. Criteria is just a principle or the standard by which someone may have decision or judgment, right? कि कोई भी इंसान या कोई भी चीज जिसके बारे में कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए जाते हैं, कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं, कुछ सेट ऑफ स्टेप्स बना दिए जाते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह का इम्प्रूवमेंट है, इसमें किस तरह का इम्प्रूवमेंट है, राइट? तो हम जज कर पाएंगे, हम लोग डिसाइड कर पाएंगे क्राइटेरिया के बेसिस पे कि आपकी रिसर्च जो है वो किस तरह से चल रही है, राइट? अब क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च में बात करें तो सबसे बड़ी बात आती है इंक्लूजन क्राइटेरिया की। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है, इसको समझें आप। It is a set of predefined characteristics used to identify subject who will be included in our research study। मतलब प्री डिफाइंड, पहले से सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें क्या करना है, लेके चलना है, इंक्लूड करके चलना है। किसमें, हमारी रिसर्च की स्टडी में, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च के बारे में स्टडी कर रहे हैं, राइट? देन अनदर, अगर हम और ज्यादा इसके बारे में जानना चाहें तो इंक्लूजन क्राइटेरिया अलॉन्ग विद द इंक्लूजन टू मेक अप द सिलेक्शन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, कि मतलब आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो एलिजिबल होगी या नहीं भी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव क्राइटेरिया की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम किस तरह से करेंगे, राइट? एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया कि कोई भी जो प्रॉब्लम सेलेक्ट हो गई वो वास्तव में रिसर्च करने के एबिलिटी है या नहीं है। जैसे हमने कुछ टॉपिक कर लिया कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करने वाला हूँ, राइट? मैंने देखा कि उस रिसर्च की कोई यूटिलिटी नहीं है और वो किसी भी रिसर्च के क्राइटेरिया को फिल नहीं करती, चाहे वो फंडामेंटल रिसर्च की बात करें, अप्लाइड रिसर्च की बात करें, ठीक है, या फिर हम एक्शन रिसर्च की बात करें, तो इस किसी भी कैटेगरी में वो नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए एक्सक्लूडेड हो जाएगी, हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी, राइट? यूज टू रूल आउट द टारगेट पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च स्टडी। ठीक है, आई होप दैट कितनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ी सी और चीजें हम जानते हैं इसके बारे में। द क्राइटेरिया, बेसिकली जो वर्ड क्राइटेरिया है ये एक प्लूरल वर्ड है, राइट? किसका, क्राइटेरियन का। क्राइटेरियन जो है वो आपका सिंगुलर वर्ड होता है, इसका प्लूरल जो है वो क्राइटेरिया है और इसको काफी कम यूज किया जाता है बेसिकली क्राइटेरियन को। आ स्टैंडर्ड और द प्रिंसिपल ऑफ जजमेंट, एवेलुएटिंग, सेलेक्टिंग समथिंग। ये किस में हेल्प करता है हमारी, ये प्रिंसिपल्स के आधार पे, स्टैंडर्ड के आधार पे किसी भी चीज को जज करने में, उसको एवेलुएट करने में और उसको सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, राइट? क्राइटेरिया आर द आइडियाज, आप आइडियाज की बात करो, राइट? आइडियाज और द रिक्वायरमेंट्स ऑन विच द जजमेंट, evaluation or the selection is based. The plural of criterion is also criterions, right? एक तो क्राइटेरिया बोलते हैं या क्राइटेरियंस बोल देते हैं, राइट? ठीक है, बट रेयरली यूज किया जाता है, ये बहुत कम, ठीक है। एन आइडियल रिसर्च शुड बी इंक्लूड फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक अगर आइडियल रिसर्च आपके पास है तो उनमें कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए उसकी हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे बात करने की। चलिए मैं आपकी फुल स्क्रीन कर देता हूँ, राइट? द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ this is that
The purpose of research should be clearly defined and common concept be used. अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई रिसर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक के बारे में रिसर्च कर रहे हो, राइट, और आपने क्राइटेरिया किसके डिफाइन किए हुए हैं, एक जनरल के, ठीक है। अगर आप बुक लिख रहे हो तो बुक लिखते टाइम पे आपको वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो एक टेक्स्ट बुक के लिए या एक अच्छी टेक्स्ट बुक राइटिंग के लिए होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट में द पर्पज ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियरली डिफाइंड, ये बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारा पर्पज जो है वो डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, जिससे कि हम अपने डेस्टिनेड एम तक पहुंचने के लिए कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना, ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमन कॉन्सेप्ट भी यूज। अब ये नहीं है कि जैसे आपको एक हिस्टोरिकल रिसर्च करनी है, ठीक है, और हिस्टोरिकल रिसर्च में आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। आपको एक्शन रिसर्च करनी थी, वहां आप फंडामेंटल रिसर्च करने लग गए, ठीक। तो क्या है, आपको कॉमन कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, राइट। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट कि द रिसर्च प्रोसीजर शुड बी डिस्क्राइब्ड इन अ सफिशिएंट डिटेल। हम क्या करते हैं, रिसर्च का प्रोसीजर हमें बताना बहुत जरूरी है कि रिसर्च का प्रोसीजर क्या होगा। इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे आने वाली जब क्लास होगी, जब मैं सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम और पूरे रिसर्च के जो प्रोसेस हैं, पूरे 9 प्रोसेस, उनके बारे में जब बात करूंगा तो इन सारे प्रोसेस को आपको बताऊं, ठीक है। डिटेल टू परमिट अनदर रिसर्चर टू रिपीट एंड रीसर्विसिंग फॉर अचीवमेंट एडवांसमेंट कीपिंग कंटिन्यूटी फॉर हैज ऑलरेडी बीन डन। अब इस बात को आप समझिए, रिसर्च का केवल मतलब ये नहीं होता है कि यू आर डूइंग समथिंग एंड यू हैव एंडेड इट, बट in the field of research, what a researcher do, researcher also opens a several areas or several ways to do the further research for the coming time for the betterment of the society, right। रिसर्चर का काम क्या होता है, एक प्रॉब्लम को वो सॉल्यूट करे, ठीक है, सॉल्व करे प्रॉब्लम को, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होते होते उसमें कई एक ओपनिंग्स ऐसी दे दे जिससे कि आगे आने वाले टाइम में और रिसर्चर जो हैं वो क्या कर पाए, उनको फाइंडिंग्स मिल पाए, उनको रिसर्च गैप मिल पाए, ठीक है, या फिर वहां से और अच्छे क्लूज मिल पाए जिससे कि और वो बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें उसी रिसर्च को, या फिर जहां तक आपने करी हुई है रिसर्च उससे आगे की चीज जो है वो कंटिन्यूम में यूज कर सकें, ठीक है। दूसरी है रिपीटेड के क्या मतलब है, रिपीटेड का मतलब यह है कि जैसे प्रीवियसली किसी ने रिसर्च की हुई है, उसी जैसे ए फॉर एप्पल आपको पता चल गया, राइट। तो क्राइटेरिया क्या कहता है, क्राइटेरिया आपका ये कहेगा कि आपने जो रिसर्च करनी है वो रिसर्च क्या रहेगी, कि आपकी रिसर्च ए फॉर एप्पल, APPLE, एप्पल की स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये बात कहता है क्राइटेरिया। लेकिन उसमें फर्दर एनहांसमेंट क्या कर सकते हैं हम जो एप्पल को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है, कि एप्पल इस तरह से होता है, उसकी वेरियस शेप्स दिखा सकते हैं कि इसकी शेप इस तरह से चेंज हो सकती है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जब उसकी स्पेलिंग को हम लोग लिख रहे हैं तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में उसको लिख सकते हैं, कई एक जो फॉन्ट्स हैं उसमें लिख सकते हैं, हम लोग करली राइटिंग लिख सकते हैं, राइट, एरियल फॉन्ट में लिख सकते हैं, न्यू टाइम्स रोमन में लिख सकते हैं। तो इससे क्या है, स्पेलिंग चेंज नहीं हुई, मतलब हमारा क्राइटेरिया बचा रह गया और हमने उसमें एडवांसमेंट भी कर लिया, ठीक है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो पा रही है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट को पढ़ेंगे। The procedural design should be clearly planned to yield result that as objective are possible। इस बात को समझिए कि जो प्रोसीजरल डिजाइन है, डिजाइन में आप पूरी तरह से सारी चीजों को डिफाइन करते हैं, सारी चीजों को एक तरह से मॉड्यूल्ड करते हैं कि हम किस तरह से रिसर्च करेंगे, हमारे रिसर्च का प्रोसीजर क्या होगा, सैंपलिंग का तरीका क्या होगा, किस तरह से आपका रिप्रेजेंट होगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो केयरफुली प्लान करनी है आपको, ठीक है, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में अचीव होता हुआ आपके डेस्टिनेड एम तक पहुंच जाए, ठीक है। द रिसर्चर शुड रिपोर्ट विद कंप्लीट फ्रैंकनेस। अब इस बात को समझिए, कई एक बार क्या होता है कि आपकी रिसर्च आप कर रहे थे तो जो आपकी गेस्ड वैल्यू थी उसके आसपास नहीं आके कुछ एकदम से अलग टाइप का आपका रिजल्ट आया, और आपने किसी डर की वजह से
आपने उसको फ्रैंकनेस को मतलब एक तरह से एलिमिनेट करते हुए, फ्लॉज को एलिमिनेट करते हुए जो प्रोसीजरल डिजाइन है उसमें कुछ इस तरह से तब्दीलियां की कि आपका रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड ना लगे, एकदम से जैसे लीक से एकदम हटके ना लगे। ऐसा ना हो कि सारे लोग ये कहें कि पता नहीं आपने क्या किया, ये तो हो ही नहीं सकता है इस तरह का। ठीक है, तो ऐसा आपने नहीं करना है। वो आपको रिपोर्ट जो है वो कंप्लीटली जैसी आ रही है वैसी ही रिजल्ट रिजल्ट जो है आपको इंटरप्रेट करना है, एस्टिमेट करना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। द एनालिसिस ऑफ डेटा शुड बी सफिशिएंटली एजुकेटेड टू रिवील्ड इट्स सिग्निफिकेंट एंड मेथड्स ऑफ एनालिसिस शुड बी एप्रोप्रिएट। इस बात को और समझिए, ही इज टॉकिंग अबाउट कि जो एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा की जो एनालिसिस है वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एडुकेट। सफिशिएंट एडुकेट से आप क्या समझते हैं, इस बात को समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टी टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, और टी टेस्ट में आपने क्या किया है कि आपके पास 60 क्या थे, 60 आपके पास सैंपल्स थे। 60 सैंपल्स में आप टी टेस्ट की जगह क्या लगा सकते थे, आप जेड टेस्ट लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन आपने टी टेस्ट नहीं लगाया, आपने जेड टेस्ट लगाया, सॉरी आपने टी टेस्ट लगाया। तो टी टेस्ट में जो आपकी वैल्यू है, जो एफिशिएंसी है, वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि टी टेस्ट हम तब लगाते हैं जब हमारी वैल्यू जो है वो <30 के आसपास होती है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें सफिशिएंटली एडुकेट करना है, रिवील्ड करना है सिग्निफिकेंस। ठीक है, कि उसकी जरूरत क्या है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कितना ज्यादा फायदेमंद है। द मेथड्स ऑफ एनालिसिस शुड बी अप्रोप्रिएट। और मेथड, ये जो हमने बात करी कि जो आपका मेथड है वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको जरूरत कहीं और पड़ रही है, राइट, और आपने किसी दूसरी चीज को यूज कर लिया। द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा शुड बी चेक्ड केयरफुली। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है आपकी, कि जब भी आप किसी टेस्ट को बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वैलिडिटी क्या करती है, ये वैलिड करती है कि आपका जो डेटा कलेक्शन हो रहा है वो वैलिड है कि नहीं। अगर हम इनवैलिड डेटा लेते रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी हो भी सकती है सही, ठीक है। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है, जस्ट रिपीटेशन ऑफ द फाइनल वैल्यू और द डेस्टिनेड वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टेस्ट। एक टेस्ट है, उसको हम कई सारी बार रिपीट करते रहें और उसकी वैल्यू लगभग सेम आती है, तो हम उसको रिलायबिलिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ ए टेस्ट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। लेकिन वैलिडिटी क्या है, ये आपका ये बताती है कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड किए थे वो ऑब्जेक्टिव्स वास्तव में अचीव हुए या नहीं हुए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपको क्या करना था, आपने थाइज की स्ट्रेंथ की टेस्ट लेनी थी और आपने टेस्ट आइटम जो है वो रख दिए आर्म कर्ल के। ठीक है, आपने डंबलिंग की हाथ से और आप टेस्ट की क्या करना चाह रहे हैं, थाई की स्ट्रेंथ। तो ये क्या है, ये वैलिड नहीं है, राइट। तो आपको जो चीज चाहिए उसी तरह के आप टेस्ट लीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या है, आपको कॉग्निटिव एबिलिटी चेक करनी है, तो आप फिजिकल चीजों के टेस्ट से कॉग्निटिव एबिलिटी चेक नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन शुड बी कन्फाइंड टू दोज जस्टिफाइड बाय द डेटा ऑफ द रिसर्च एंड लिमिटेड टू दोज विच द डेटा इज प्रोवाइडेड एंड इंडिकेटेड बेस। ठीक है, आगे समझते हैं। द ग्रेटर कॉन्फिडेंस in the researcher is warranted if the researcher is experienced, has a good reputation in the research and is a person of integrity. Finally हम क्या करेंगे, अब इनको कुछ छोटे शब्दों में समझते हैं, राइट, और ज्यादा अच्छे से आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी। पहले हम बात करेंगे कि गुड रिसर्च जो है, ये क्राइटेरिया है रिसर्च का कि गुड रिसर्च आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अब सिस्टमेटिक होगी तो कैसी होगी, चलिए यहां से हम लोग बात करते हैं। द स्ट्रक्चर्ड विद सर्टेन स्टेप्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए कि पहले जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, एक प्रोफेसर बनना है, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपको अप टू 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई करनी है, देन 12th, देन क्या करना है, आपको ग्रेजुएट होना है, और ग्रेजुएट होने के बाद आपको मास्टर्स होना है। ठीक है, मास्टर्स, और मास्टर्स के बाद फिर आपको क्या करनी है, पीएचडी करनी है। फिर उसके बाद जब आप एंट्रेंस देंगे, आप किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेलेक्ट होंगे, राइट। तो ये क्या है, इसमें एक स्टेप्स हैं। तो रिसर्च भी इस तरह से एक तरह से स्टेप्स में होती है, आप स्टेप्स को जंप नहीं कर सकते। आप ये नहीं हो सकते कि 10th के बाद सीधा आपने 12th कर लिया या 10th के बाद सीधा आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। द थिंग्स वर्क्स नॉट लाइक दिस।
देन स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये देख रहे हैं आप पूरी तरह से एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर में है, राइट। देन वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, इसके कुछ रूल्स हैं, राइट। जैसे रूल्स अभी आप देखो कि कुछ एक स्टेट्स में जैसे कुछ वैकेंसियां निकली हैं, अभी देखो पंजाब पंजाबी यूनिवर्सिटी में कुछ वैकेंसियां आई हैं। उन वैकेंसीज में क्या है, उन वैकेंसीज में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, लेकिन वहां पे एक और रिस्ट्रिक्शन है। सेट ऑफ रूल्स में रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपके पास 10th स्टैंडर्ड में क्या होनी चाहिए, पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए। आप समझ लीजिए ऊपर के जितने भी क्राइटेरिया हैं आपके, वो सब यहाँ पे खराब हो जाएंगे अगर आपके पास पंजाबी नहीं है, राइट। तो हमें क्या है कि वेल डिफाइंड, पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर जो है वो सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, जिसमें बाद में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे यहाँ से किसी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, उसने एग्जाम दिया, फाइनल जब सिलेक्शन के टाइम पे जब उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, तो उसमें क्या है, उसकी पंजाबी लैंग्वेज नहीं मिली किसी में, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं होना है, आपको क्या करना है रिसर्च में पहले से ये डिफाइन करके रखना है। ये नहीं है कि आपने सारी रिसर्च कर ली और लास्ट में जाके आपको पता चला कि आपके किसी एक मिस्टेक की वजह से पूरी रिसर्च की जो वैलिडिटी थी वो एकदम खत्म हो गई, ठीक है, या जो आप करना चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं, राइट। तो सिस्टमैटिक, यस यस बिल्कुल शशांक, ये टाइप ऑफ एरर्स में आती हैं। दो टाइप की एरर होती हैं आपकी, टाइप 1 एरर, ठीक है, और दूसरी क्या है, टाइप 2 एरर। इनकी भी बात हम लोग करेंगे बाद में, अभी पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। सिस्टमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च डज नॉट रूल आउट अबाउट द क्रिएटिव थिंकिंग। अब इसमें एक्चुअली इसको रखने का मतलब ये था कि कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि अगर चीज सिस्टमेटिक है, कि सिस्टम बना हुआ है और उसी की तरह से अगर हम कर रहे हैं तो हमारी क्रिएटिविटी तो खत्म हो जाएगी। तो क्रिएटिविटी का इससे लेना नहीं देना नहीं है, राइट। क्रिएटिविटी को बांध नहीं रहे हम लोग, राइट। क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं जिससे कि ये है कि ये एक एक ट्रेंड मिल सके, एक ट्रेड जो है वो खत्म नहीं हो। क्रिएटिव थिंकिंग व्हाट इट इज सर्टेनली डज रिजेक्ट द यूज ऑफ गैदरिंग एंड इंक्लूजन्स अराइविंग एट कंक्लूजन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सिस्टमेटिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसी भी तरह से आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको ओवर रूल्ड नहीं करती है, ठीक। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट रिसर्च को। नेक्स्ट रिसर्च का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, लॉजिकल। जो रिसर्च है आपको क्या होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, गाइडेड बाय सर्टेन रूल्स। अब उसमें क्या होता है, लॉजिक्स होते हैं सर्टेन, ठीक है, उन लॉजिक्स को आपने फॉलो करना है। जैसे लॉजिक्स में अगर बोला जाए, जैसे राम इज बॉय, ठीक है, श्याम इज बॉय, अब फिर उसके बाद आपको दे दिया जाए नेम हरिओम, तो आप इसके बेसिस पे इन्फ्रेंस ये कर सकते हैं कि हरिओम भी एक क्या होगा, एक बॉय ही होगा, राइट। तो क्या है, यहाँ पे गाइडेड कुछ लॉजिक्स की बात करी जाती है, ठीक है। देन लॉजिकल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन मतलब पार्ट टू होल, पहले हम पार्ट्स में समझते हैं चीजों को, फिर मतलब टोटल एक साथ समझते हैं। देन डिडक्शन की बात करें तो सम प्रीमाइज टू कंक्लूजन, ठीक है। देन लॉजिकल रीजनिंग मेक्स इट मोर मीनिंगफुल, क्योंकि क्या है ना, कभी भी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां जब रिसर्च की बात होगी तो सिर्फ आप ओनली इंट्रोस्पेक्शन, ओनली इंट्रोस्पेक्शन के बेस पे आपकी रिसर्च जो है वो नहीं चलती है। ये क्या होने चाहिए, फैक्ट्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स, इन सारी चीजों से क्या होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्राइटेरिया, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे किसके, एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मतलब आपके जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं उनकी बात होगी इसमें। इट इज रिलेटेड टू वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ रियल सिचुएशन, ठीक है। ये नहीं है कि आपने क्या किया, आपने एक रिसर्च करी और वो रिसर्च बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत आपको लगता है कि वो रिसर्च बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल की है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को आपने सॉल्व करा है, ठीक है। पर अगर वो रिसर्च किसके लिए, जनरल पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो रिसर्च कभी भी उतने बड़े लेवल की हो ही नहीं सकती। एक्चुअली हम रिसर्च या सारी की सारी चीजें करते क्यों हैं,
हम लोग करते तो अल्टीमेटली ह्यूमन कन्वीनियंस के लिए, किस लिए करते हैं हम लोग? ह्यूमन कन्वीनियंस के लिए, राइट। डील विद द कॉन्क्रीट डेटा, ठीक है। डेटा जो है वो आपका कॉन्क्रीट होना चाहिए, लिक्विड डेटा नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपको रिलायबिलिटी कम मिले, ठीक है। द कॉन्क्रीट डेटा प्रोवाइड द बेस टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, और ये क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी। मैंने क्लास में इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी को पढ़ाया हुआ है, और रिसर्च में इससे क्वेश्चन काफी आते हैं, तो आप उसमें से जाके पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जल्दी से पढ़ के इसको खत्म कर देंगे। देन गुड रिसर्च की बात करें तो ये क्या होनी चाहिए, रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल, रेप्लिकेबल का मतलब क्या है, रेप्लिका, इस वर्ड को समझिए। रेप्लिका मतलब ये किसी को रेप्लिकेट करनी चाहिए, शो करनी चाहिए, ठीक है। या ये बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स शो, ठीक है। अब ये किस तरह से होगा, इसको समझिए। द रिजल्ट ऑफ रिसर्च शुड बी वेरीफाइड बाय द रेप्लिकेटिंग द स्टडी, देयर बाय बिल्डिंग साउंड बेसिस और ऑफ डिजीज। ये साउंड बेसिस इसके होने चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होना चाहिए, रेफरेंसेस होने चाहिए। ये नहीं आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया और आपके पास कुछ भी चीजें मौजूद नहीं है, विदाउट रेफरेंस, कोई भी लिटरेचर रिव्यू नहीं है आपके पास। अगर कोई नई इंफॉर्मेशन भी थी तो वो उसकी ना तो कोई इंटरनल वैलिडिटी आपके पास है, ना कोई एक्सटर्नल वैलिडिटी आपके पास है, तो वो ज्यादा ट्रस्ट वर्दी आप एक तरह से रिसर्च आपकी नहीं रहेगी। तो आपकी रिसर्च की क्या होनी चाहिए, रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब पिछले स्टेप से या किसी ना किसी की रिसर्च है, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से अगर रिलेट होगी तो और ज्यादा अच्छे से लोग उसको समझ पाएंगे, लोगों में एप्लीकेबिलिटी बढ़ेगी। ये टॉपिक जो है वो इस उससे नहीं है, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। मैंने लास्ट में इसको इसलिए डाल दिया है ताकि आप लोग जो है वो इसको याद रख पाए, जो इसको बोलते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये कितने होते हैं, ये 17 है, ठीक है। और इनको आप याद कर लीजिए कि फर्स्ट में क्या, नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी आपकी हो गई, क्लीन वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लीन एनर्जी की, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशंस की बात यहाँ पे होती है, रिक्वायर्ड इक्विटीज की बात है यहाँ पे, सस्टेनेबल सिटीज हो गई आपकी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजप्शंस क्या क्या है, प्रोटेक्ट प्लेनेट की बात, अर्थ समिट वगैरह इधर से ही निकले हैं, लाइफ बिलो वाटर जो है, ठीक, लाइफ ऑन लैंड, प्लेस एंड जस्टिस, पीस एंड जस्टिस की बात यहाँ पे करते हैं। देन पार्टनरशिप ऑफ ग्लोब, इन सारी चीजों की बात यहाँ पे करी जाती है। तो ये जो है वो 17 गोल्स हैं। इन 17 गोल्स को आप ध्यान में रखिए, और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप, मैं तो खैर इसको नहीं पढ़ाऊंगा, राइट। तो आपको कहीं से भी अगर ये टॉपिक मिलता है, काफ़ी सारी वीडियोस और जो पीडीएफ्स आपकी पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिए, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।